नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 27 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। निम्न में से कौन एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? जो एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर सिस्टम में जब कोडिंग प्रोग्रामिंग की जाती है तो मल्टीपल टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं और एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, यह दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, लेकिन कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को बदलता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। जबकि असेंबलर जो है, असेंबलर, यह असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर तीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। इन तीनों को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में प्रोसेस करते हैं और यह तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टीप्लेक्सर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, जबकि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। MS ऑफिस एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। MS ऑफिस क्या है हमें यहां पर बताना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो MS ऑफिस है इसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ऑफिस वर्क में काम आने वाला मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक पैकेज। MS ऑफिस है क्या? MS ऑफिस मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है। ऑफिस वर्क में काम आने वाले मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक पैकेज बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है MS ऑफिस। MS ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक एक्सप्रेस, इस प्रकार के कई सॉफ्टवेयर होते हैं। यह मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप होता है और MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन की सर्विस प्रोवाइड करता है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन की सर्विस प्रोवाइड करता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन की सर्विस प्रोवाइड करता है। रिमोट लॉगिन का मतलब क्या है? जब हम अपने लोकल कंप्यूटर से
जो हमारे पास कंप्यूटर होता है वह कहलाता है लोकल कंप्यूटर। लोकल कंप्यूटर से किसी रिमोट कंप्यूटर में, रिमोट कंप्यूटर मतलब ऐसा कंप्यूटर जो हमारे पास अभी नहीं है, जो हमसे दूर है, ऐसा कंप्यूटर कहलाता है रिमोट कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यह हमारा कंप्यूटर है, यह कंप्यूटर आपका कंप्यूटर है जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास हमारा कंप्यूटर है, वह हमारे लिए लोकल कंप्यूटर हो गया, लेकिन आपके घर पे जो आपका कंप्यूटर है वह हमारे लिए क्या कहलाएगा? रिमोट कंप्यूटर। तो यदि हम अपने कंप्यूटर से, लोकल कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहें, आपके कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहें, तो इसे कहा जाता है रिमोट लॉगिन। एक लोकल कंप्यूटर से या एक क्लाइंट कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए रिमोट लॉगिन का यूज किया जाता है। और रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट नाम का प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। टेलनेट टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है जो कि रिमोट लॉगिन की सर्विस प्रोवाइड करता है। टेलनेट का फुल फॉर्म भी आपको याद करना है। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क या टेली टाइप नेटवर्क। टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है जो कि रिमोट लॉगिन की सर्विस प्रोवाइड करता है। रिमोट लॉगिन का मतलब क्या है? लोकल कंप्यूटर से या क्लाइंट कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करना, रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करना, यह सर्विस देता है टेलनेट नाम का प्रोटोकॉल। और टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क या टेली टाइप नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन को तैयार किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। टेलनेट प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन की सर्विस प्रोवाइड करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। जावा से क्वेश्चन पूछा गया है कि जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है और जावा का यूज कई प्रकार के गेम्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है और करंट टाइम पर जावा का यूज बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन, यदि आपसे पूछा जाता है जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वह होता है डॉट जावा। जावा का जब कोई प्रोग्राम बनता है तो प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। लेकिन हमसे पूछा गया है जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, वह होता है डॉट क्लास। जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, लेकिन जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट क्लास। जब हम जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम जो हमारा होता है उसको तो हम सेव करते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन से, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने पर ऑटोमेटिक एक क्लास फाइल बन जाती है, क्लास फाइल, और इस क्लास फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। तो जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन तो डॉट जावा होता है, लेकिन जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने पर एक क्लास फाइल बन जाती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। इस क्लास फाइल के अंदर प्रोग्राम का बाइट कोड होता है, बाइट कोड। तो यहां पर हमसे पूछा गया था जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, वह होता है डॉट क्लास, जबकि जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजते समय ब्लैंक लाइन मैसेज के कंटेंट्स को डिस्क्राइब करती है। ईमेल भेजते समय ब्लैंक लाइन मैसेज के कंटेंट्स को डिस्क्राइब करती है। मतलब जब आप कोई ईमेल भेजते हैं तो ऐसी कौन सी लाइन होती है जो आपके मैसेज के कंटेंट को, मतलब मैसेज के अंदर आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, यह डिस्क्राइब करती है।
यहां पर आपको कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। पहला ईमेल सन 1971 में सेंड किया गया था। पहला ईमेल सेंड किया था रे टॉमलिंसन ने, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल कब सेंड किया गया था? 1971 में। किसने सेंड किया था? रे टॉमलिंसन ने, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल भेजते समय ब्लैंक लाइन मैसेज के कंटेंट्स को डिस्क्राइब करती है। तो जब भी हम कोई ईमेल टाइप करते हैं, कोई ईमेल सेंड करते हैं, तो ईमेल में एक सब्जेक्ट लाइन होती है। सब्जेक्ट लाइन यह डिस्क्राइब करती है कि यह ईमेल किस पर्पस से भेजा गया है। जब भी आपको कोई ईमेल प्राप्त होता है तो आपके इनबॉक्स में जो भी ईमेल दिखाए जाते हैं, इनबॉक्स में आपको ईमेल का सब्जेक्ट शो किया जाता है। सब्जेक्ट से यह पता चल जाता है कि यह ईमेल किस पर्पस से भेजा गया है। मतलब ईमेल के अंदर जो कंटेंट होगा, जो जानकारी होगी, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है सब्जेक्ट लाइन में, ताकि जब यूजर को ईमेल प्राप्त हो तो सब्जेक्ट लाइन को देखकर ही यूजर को यह नॉलेज हो जाए कि यह ईमेल किस पर्पस से भेजा गया है। तो ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन मैसेज के कंटेंट्स को डिस्क्राइब करती है। सब्जेक्ट लाइन ऐसी लाइन होती है जो कंप्लीट ईमेल के पर्पस को रिप्रेजेंट करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। ईमेल के संबंध में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सब्जेक्ट लाइन मैसेज के कंटेंट्स को डिस्क्राइब करती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक का उपयोग वेब पर इंफॉर्मेशन को देखने के लिए किया जाता है। ब्लैंक का उपयोग वेब पर मतलब इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को देखने के लिए किया जाता है। ब्लैंक का उपयोग वेब पर इंफॉर्मेशन को देखने के लिए किया जाता है। यदि हमें इंटरनेट पर किसी इंफॉर्मेशन को देखना है, कोई वेबसाइट खोलनी है, कोई वेब पेज खोलना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेट पर किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वह होता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का उपयोग करके हम इंटरनेट पर या वेब पर इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो वेब ब्राउजर है यह हमें किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा देता है। जो वेब ब्राउजर है इसके द्वारा हम किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मतलब यह यूजर के कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और किसी फिक्स टास्क को कंप्लीट करता है। तो वेब ब्राउजर इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेब ब्राउजर का उपयोग वेब पर इंफॉर्मेशन को देखने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए उपयोग होने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए उपयोग होने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाता है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं और यह जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के एंट्रेंस और स्लाइड के एग्जिट पर इफेक्ट सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यदि हमें स्लाइड के एंट्रेंस पर मतलब स्लाइड जब आएगी उस पर इफेक्ट लगाना है और स्लाइड के एग्जिट मतलब जब स्लाइड जाएगी उस पर इफेक्ट लगाना है तो यूज किया जाता है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ट्रांजिशन इफेक्ट। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए मतलब जब हमारी स्लाइड प्रेजेंटेशन में आएगी
स्लाइड को दिखाया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंट्रोड्यूस करने के लिए उपयोग होने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन इफेक्ट कहा जाता है। ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड के एंट्रेंस और स्लाइड के एग्जिट पर या स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन इफेक्ट। एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है, एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन भी एक इफेक्ट है, इसलिए हम दोनों को एक साथ समझेंगे। जब हमने पावर पॉइंट पर कोई प्रेजेंटेशन बनाया तो प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड होती हैं। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज। फॉर एग्जाम्पल यह 3 हमारी स्लाइड हैं। हमने हर स्लाइड पर एक इफेक्ट सेट कर दिया। जब हमारी स्लाइड स्क्रीन पर आएगी तो इफेक्ट के साथ आएगी और जब स्लाइड जाएगी तो इफेक्ट के साथ जाएगी। उसके लिए हम ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशन कंप्लीट स्लाइड पर अप्लाई होता है, मतलब स्लाइड पर इफेक्ट सेट करेगा ट्रांजिशन। लेकिन यदि हमने स्लाइड पर कोई कंटेंट बनाया है, कोई इंफॉर्मेशन टाइप करी है, कोई इमेज इंसर्ट करी है, इस पर यदि हमें इफेक्ट सेट करना है, मतलब स्लाइड के कंटेंट पर यदि इफेक्ट सेट करना है, स्लाइड के कंटेंट पर, तो वह कहलाता है एनिमेशन। एनिमेशन स्लाइड पर बनाए गए किसी ऑब्जेक्ट में इफेक्ट सेट करता है, जबकि ट्रांजिशन कंप्लीट स्लाइड पर इफेक्ट सेट करता है। दोनों ही स्पेशल इफेक्ट होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन को कंप्लीट स्लाइड पर अप्लाई किया जाता है, जबकि एनिमेशन को स्लाइड के किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए उपयोग होने वाले स्पेशल इफेक्ट को ट्रांजिशन इफेक्ट कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक एमएस एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन है? निम्न में से कौन एक एमएस एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। निम्न में से कौन एक एमएस एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन है? लॉजिकल फंक्शन कौन से होते हैं? वह फंक्शन जो किसी लॉजिक को या कंडीशन को चेक करते हैं और उसका रिजल्ट हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करते हैं। एमएस एक्सेल में यदि हमें कोई कैलकुलेशन करना होता है, कोई कंडीशन चेक करनी होती है, तो फॉर्मूला और फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल के अंदर मल्टीपल टाइप्स के फंक्शन यूज किए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन यूज किए जाते हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक लॉजिकल फंक्शन है? लॉजिकल फंक्शन कौन से होते हैं? जो कंडीशन को चेक करते हैं, लॉजिक को चेक करते हैं और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करते हैं। तो यहां पर इफ एक लॉजिकल फंक्शन है। इफ एक लॉजिकल फंक्शन है जो कि एक्सेल में कंडीशन को चेक करता है और यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू रिजल्ट देता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स रिजल्ट देता है। इफ, एंड, और, ट्रू, फॉल्स, यह सभी लॉजिकल फंक्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इफ फंक्शन। लेकिन आपको यहां पर 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। जो एबीएस फंक्शन है, एबीएस का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट। यह फंक्शन किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करता है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू प्रदान करता है। एबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एब्सोल्यूट, जो कि किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट एक टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है। टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन, यदि आपके पास कोई टेक्स्ट है, कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग से आपको लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है तो आप लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यह एक टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन होता है। और लास्ट फंक्शन है सम फंक्शन, जो कि दी गई रेंज का सम करता है, एडिशन करता है। तो यहां पर हमने एक साथ 4 फंक्शन समझे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इफ एक लॉजिकल फंक्शन होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए माउस की किस टेक्निक का उपयोग करना होता है? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए माउस की किस टेक्निक का उपयोग करना होता है? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, मतलब आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, कोई आइकन है, उसकी यदि आपको प्रॉपर्टीज ओपन करनी है, विशेषताएं देखनी है, तो आप माउस की किस टेक्निक का उपयोग करेंगे? ड्रैगिंग का, ड्रॉपिंग का, राइट क्लिक का या क्लिक का? तो यदि हमें
किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट पर माउस से राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो सकता है, कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई आइकन, उसकी प्रॉपर्टीज यदि आपको माउस से ओपन करनी है तो आप माउस से राइट क्लिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए हमें माउस से राइट क्लिक करना होता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। हमारे डेस्कटॉप पर मल्टीपल आइकन हैं, हम किसी भी आइकन पर यदि राइट क्लिक करते हैं तो हमें इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज शो की जाती है। प्रॉपर्टीज, यहां से आप इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। जो भी फाइल है, फोल्डर है, आइकन है, यदि आप उसकी प्रॉपर्टीज शो करना चाहते हैं तो आपको माउस से उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक ही सेल में न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में एक ही सेल में न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। यह क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, लेकिन वहां पर यह क्वेश्चन हमसे किसी और प्रकार से पूछा गया था। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एमएस एक्सेल में एक ही सेल में न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है रैप टेक्स्ट ऑप्शन से। रैप टेक्स्ट, आपने प्रीवियस वीडियोस में एक टॉपिक समझा है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जब हम एमएस एक्सेल में किसी सेल में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहां पर सिंगल लाइन का टेक्स्ट टाइप होता है। एमएस एक्सेल में सेल में जब हम कोई टेक्स्ट, कोई डेटा टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन में ही टेक्स्ट टाइप होता है। यदि हमें एक ही सेल के अंदर एक और नई लाइन क्रिएट करनी है, एक और नई लाइन स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। मतलब रैप टेक्स्ट ऑप्शन एक सेल के अंदर मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा देता है। और रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस एंटर। तो एमएस एक्सेल में यदि हमें एक ही सेल में नई लाइन स्टार्ट करनी है एक और, तो उसके लिए हम ऑल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। और ऑल्ट प्लस एंटर रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है। रैप टेक्स्ट करता क्या है, सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा देता है रैप टेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वह बड़ा है और जो सेल की साइज है वह हमारी छोटी है। सेल की विड्थ छोटी है और टेक्स्ट बड़ा है, तो टेक्स्ट हमारा सेल से बाहर चला गया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट ऑप्शन हमें होम टैब के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा टेक्स्ट उस सेल में फिट हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल लाइन में। यह होता है रैप टेक्स्ट। इसको आप शॉर्टकट की से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने फिर से यहां पर लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, और जहां से हमें नई लाइन स्टार्ट करनी है, नई लाइन क्रिएट करनी है, वहां पर हम कर्सर को रखेंगे और ऑल्ट प्लस एंटर को प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्लस एंटर, तो ऑल्ट प्लस एंटर क्या कर रहा है, रैप टेक्स्ट कर रहा है। मतलब एक ही सेल के अंदर एक नई लाइन क्रिएट कर रहा है। यह होता है रैप टेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी की मोटाई मतलब की थिकनेस कितनी होती है। सीडी की मोटाई या थिकनेस कितनी होती है। सीडी जो कि एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क।
कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। सीडी एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी की थिकनेस या मोटाई होती है 1.2 mm, 1.2 mm और सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है। जब हम सीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, जब हम सीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिपिंग प्रोसेस। रिपिंग आपसे पूछा जा सकता है सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो सीडी का डेटा या डीवीडी का डेटा जब कंप्यूटर में कॉपी होता है तो उसे रिपिंग कहा जाता है। और यदि हम कंप्यूटर का डेटा सीडी या डीवीडी में कॉपी करते हैं तो उसे कहा जाता है बर्निंग। मतलब जब सीडी डीवीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी होगा तो उसे कहते हैं रिपिंग, और जब कंप्यूटर का डेटा सीडी डीवीडी में कॉपी होता है तो उसे कहा जाता है बर्निंग। तो यहां पर हमने सीडी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर हो सकता है। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है। सीडी की थिकनेस 1.2 mm होती है। सीडी या डीवीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना रिपिंग कहलाता है और कंप्यूटर के डेटा को सीडी डीवीडी में कॉपी करना बर्निंग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीडी की थिकनेस 1.2 mm होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। हमें कुछ मेमोरी के नाम दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है निम्नलिखित में से कौन एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है? एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को एक निश्चित क्रम में स्टोर किया जाता है और उसी क्रम में डेटा को वापस प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को स्टोर करने का एक निश्चित ऑर्डर होता है और डेटा को प्राप्त करने का भी वही फिक्स एक ऑर्डर होता है, उसे कहा जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का मतलब है एक फिक्स क्रम में, एक निश्चित क्रम में डेटा को स्टोर करना और उसी निश्चित क्रम में डेटा को प्राप्त करना, उसे कहा जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जो कि होती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप का मतलब क्या है? एक कैसेट, आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक कैसेट यूज होती थी रील वाली, जिसमें ऑडियो डेटा स्टोर किया जाता था। ऑडियो डेटा, यदि उस कैसेट के अंदर 10 गाने होते थे और यदि हमें 5वें नंबर का गाना सुनना होता था तो हमें स्टार्टिंग के 4 गाने या सॉन्ग्स फॉरवर्ड करने होते थे। मतलब जब उस कैसेट को, उस मैग्नेटिक टेप को बनाया गया था, उसमें डेटा स्टोर किया गया था, तो निश्चित क्रम में 10 गाने उसमें स्टोर करे गए थे और यदि हमें 5वें नंबर का गाना सुनना है तो हमें शुरुआत के 4 गाने फॉरवर्ड करने पड़ते थे। वह कहलाती थी मैग्नेटिक टेप, जो कि जर्नली ऑडियो डेटा को स्टोर करती थी। वह एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है जिसमें डेटा को एक निश्चित क्रम में स्टोर किया जाता है और उसी क्रम में डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक टेप। जबकि सीडी, हार्ड डिस्क, SSD यह सभी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है मतलब हम किसी भी क्रम में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और किसी भी क्रम में डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संबंध में फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संबंध में फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे पूछा गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संबंध में फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको फोर्ट्रान से संबंधित 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे पूछा गया है फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है। वह होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज है और यह
पहली हाई लेवल लैंग्वेज भी है। फोर्ट्रान जिसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है और यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, वह है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। यहां पर भी आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है एंटीवायरस एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। आपको यहां पर यह समझना है कि एंटीवायरस है क्या। पहले आपको यह समझना होगा कि वायरस क्या है। तो वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि वायरस एक क्या है। तो वायरस एक सॉफ्टवेयर है और वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस एक सॉफ्टवेयर है तो एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है। वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए नुकसानदायक होता है और वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तो वायरस और एंटीवायरस दोनों ही सॉफ्टवेयर होते हैं। बस वायरस हमारे लिए, हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक होता है और एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। हमसे पूछा गया है एंटीवायरस एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है, तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वह सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। कंप्यूटर का मेंटेनेंस करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस प्रोग्राम को परमानेंटली ब्लैंक में स्टोर किया जाता है। बायोस प्रोग्राम को परमानेंटली ब्लैंक में स्टोर किया जाता है। यहां पर भी आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है बायोस प्रोग्राम को परमानेंटली ब्लैंक में स्टोर किया जाता है। पहले आपको बायोस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बायोस प्रोग्राम को परमानेंटली ब्लैंक में स्टोर किया जाता है। तो जो बायोस प्रोग्राम होता है वह रोम में स्टोर होता है। रोम में, रोम जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। और जो बायोस प्रोग्राम होता है वह रोम में स्टोर होता है। रोम जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। रोम मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तो उसमें रोम चिप को इनबिल्ट कर दिया जाता है। रोम में बायोस प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है। और बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बायोस प्रोग्राम को परमानेंटली रोम में स्टोर किया जाता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनक्रिप्टेड और एनकोडेड मैसेज को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। इनक्रिप्टेड और एनकोडेड मैसेज को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से या साइबर सिक्योरिटी से पूछा गया है। इनक्रिप्टेड और एनकोडेड मैसेज को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहां पर एक डायग्राम बनाने वाले हैं। इस डायग्राम से आपके कई क्वेश्चन एक साथ तैयार होंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर मैसेज को सेंड करता है, रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है। जो सेंडर होता है
जब भी यह कोई मैसेज भेजता है, कोई इंफॉर्मेशन सेंड करता है, तो वह प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में होती है। प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में। इस प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है। इनक्रिप्शन क्या करता है? हमारे इस प्लेन टेक्स्ट को या नॉर्मल टेक्स्ट को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है, सीक्रेट कोड में, जिसे हम कहते हैं इनक्रिप्टेड या एनकोडेड मैसेज, और यह कहलाता है साइपर टेक्स्ट। साइपर टेक्स्ट। हमने जो मैसेज सेंड किया वह क्या था? प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट। इस पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया गया। इनक्रिप्शन के द्वारा इस प्लेन टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट को किस में बदल दिया गया? साइपर टेक्स्ट में। साइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक सीक्रेट कोड होता है, एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, एक एनकोडेड टेक्स्ट होता है। इसको कोई आसानी से नहीं समझ सकता है, आसानी से नहीं पढ़ सकता है। यह साइपर टेक्स्ट नेटवर्क में रिसीवर के पास भेजा जाता है। जब रिसीवर के पास यह पहुंच जाता है तो इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है, डिक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि रिसीवर हमारे मैसेज को पढ़ सके, देख सके। तो कोई भी कम्युनिकेशन जब होता है, उस कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इनक्रिप्शन सेंडर साइड पर परफॉर्म होता है, जो कि प्लेन टेक्स्ट को या नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलता है। साइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक सीक्रेट कोड होता है, जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है। इसे हम इनक्रिप्टेड या एनकोडेड टेक्स्ट भी कहते हैं। और साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए डिक्रिप्शन का अप्लाई किया जाता है, जो कि साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस डायग्राम से आपको यह समझ में आया कि इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदला जाता है, जबकि डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है। और जो साइपर टेक्स्ट होता है वह क्या होता है? एक सीक्रेट कोड होता है, एक इनक्रिप्टेड या एनकोडेड मैसेज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनक्रिप्टेड और एनकोडेड मैसेज को साइपर टेक्स्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल मैनेजमेंट के संबंध में HPFS का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट के संबंध में HPFS का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट के संबंध में HPFS का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम यह एक फाइल सिस्टम है जो कि किसी डिवाइस पर, किसी ड्राइव पर फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए यूज किया जाता है। तो HPFS का फुल फॉर्म क्या है? हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। यह एक फाइल सिस्टम है जो कि किसी डिवाइस पर, किसी ड्राइव पर फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए यूज किया जाता है। आपने प्रीवियस वीडियोस में दो और फाइल सिस्टम भी समझे हैं। एक होता है FAT जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। एक आपने समझा है NTFS। NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और आज हमने तीसरा फाइल सिस्टम देखा NPFS, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का यूज किसी डिवाइस पर, किसी ड्राइव पर फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। HPFS का फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। FAT का फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। HPFS का फुल फॉर्म हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल के एक वर्कबुक में कम से कम ब्लैंक वर्कशीट होनी चाहिए। MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। MS एक्सेल के एक वर्कबुक में कम से कम ब्लैंक वर्कशीट होनी चाहिए। MS एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल। MS एक्सेल में जो फाइल बनाते उसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक। हमसे पूछा गया है MS एक्सेल के एक वर्कबुक में, वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल में कम से कम ब्लैंक वर्कशीट। वर्कशीट मतलब पेज। एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, पेज को कहा जाता है वर्कशीट। तो हमसे पूछा गया है एक्सेल की फाइल में मतलब वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? मिनिमम। तो MS एक्सेल की जो फाइल होती है वर्कबुक, उसमें मिनिमम एक वर्कशीट तो जरूर होती है। आप
एक से कम वर्कशीट यहां पर स्टोर नहीं कर सकते हैं। मतलब जब आपकी लास्ट वर्कशीट बचेगी तब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल के जो नए वर्जन्स हैं उनमें हमें एक वर्कबुक के अंदर एक वर्कशीट दी जाती है। मतलब जब आप एक्सेल के नए वर्जन्स में कोई नई फाइल बनाएंगे तो आपको एक वर्कशीट वहां पर पहले से मिलेगी और आप जब तक एक्स्ट्रा वर्कशीट ऐड नहीं करेंगे तब तक आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। मतलब एमएस एक्सेल के एक वर्कबुक में कम से कम एक वर्कशीट जरूर होती है। आप यदि एक्स्ट्रा वर्कशीट ऐड करते हैं तो फिर आप कुछ वर्कशीट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में एक वर्कशीट जब बचेगी तब वह डिलीट नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। इसमें हमने जो फाइल बनाई है वह वर्कबुक है। वर्कबुक का डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1 और इस वर्कबुक के अंदर हमें एक ही वर्कशीट दी गई है, शीट 1। यदि हम इस पर राइट क्लिक करें और इसे डिलीट करें तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें एक एरर शो की जा रही है, एक वार्निंग दी जा रही है, आ वर्कबुक मस्ट कंटेंट एट लीस्ट 1 विजिबल वर्कशीट। मतलब एक वर्कशीट तो जरूर होगी आपकी वर्कबुक में। यदि आप और भी वर्कशीट ऐड कर देते हैं इसके बाद आप एक वर्कशीट को यहां से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक वर्कबुक के अंदर मिनिमम एक वर्कशीट जरूर होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल के वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है? एमएस एक्सेल के वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है? एमएस एक्सेल के वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है? आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में 2 क्वेश्चन पहले भी इसी प्रकार के तैयार करे हैं। जो एमएस एक्सेल का वर्कशीट होता है उसमें बहुत सारे सेल होते हैं। जो भी डेटा, जो भी कंटेंट आप टाइप करते हैं वह सेल में टाइप होता है। आपने प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन तैयार करे हैं कि एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। वहां पर वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं था। वहां पर हमने क्या तैयार किया था क्वेश्चन? एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट तो होता है लेफ्ट, और यदि नंबर का अलाइनमेंट हमसे पूछा जाता है तो नंबर का होता है राइट। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, नंबर का होता है राइट। लेकिन आज हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल के वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता। वर्टिकल मतलब जो आपका यह सेल है इसमें जब आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वह टॉप पर होगा, मिडिल में होगा या बॉटम में होगा। अलाइनमेंट में 2 कैटेगरी हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो कि होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट, और एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट जो कि होता है टॉप, मिडिल और बॉटम। तो हमसे वर्टिकल अलाइनमेंट पूछा गया है कि जब हम एमएस एक्सेल की वर्कशीट में टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो उसका वर्टिकल अलाइनमेंट अपने आप क्या होगा? वह होता है बॉटम। बॉटम मतलब जब आप एक्सेल में कोई भी डेटा टाइप करेंगे, चाहे वह टेक्स्ट हो या नंबर हो, उसका डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है? बॉटम। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या है? टेक्स्ट का होता है लेफ्ट और नंबर का होता है राइट। लेकिन वर्टिकल अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बॉटम, टेक्स्ट के लिए भी और नंबर के लिए भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एमएस एक्सेल के वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर इस रो की हाइट को बढ़ाया है ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। यदि हम यहां पर एक टेक्स्ट टाइप करते हैं, यदि हमने अपनी वर्कशीट में एक टेक्स्ट टाइप किया तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट है, और यदि हम नंबर टाइप करें तो नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट। टेक्स्ट का होता है लेफ्ट, नंबर का होता है राइट, लेकिन यह होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यह होते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट। लेकिन हमसे कौन सा अलाइनमेंट पूछा गया था? वर्टिकल अलाइनमेंट। तो यहां पर हमें 3 दिए गए हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। लेकिन आप बाय डिफॉल्ट देखें, बाय डिफॉल्ट हमारा टेक्स्ट कहां टाइप हुआ है? बॉटम में। टेक्स्ट और नंबर दोनों का वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है? बॉटम। इसके अलावा आप कर सकते हैं मिडिल और टॉप।
तो यहां पर वर्टिकल भी 3 अलाइनमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी 3 अलाइनमेंट होते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट होता है बॉटम, टेक्स्ट के लिए भी और नंबर के लिए भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल का फीचर नंबर्स को फास्ट स्पीड में सम करने की सुविधा प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल का फीचर नंबर्स को फास्ट स्पीड में सम करने की सुविधा प्रदान करता है? यदि हमें एमएस एक्सेल में कुछ नंबर्स को बहुत फास्ट स्पीड में ऐड करना है तो हम कौन सा फीचर यूज करेंगे? फिल हैंडल, ऑटो सम, ऑटो फिल या नेम बॉक्स? तो एमएस एक्सेल में एक फीचर होता है ऑटो सम। ऑटो सम मतलब ऑटोमेटिक सम कर देना। तो एमएस एक्सेल में यदि आपके पास कुछ नंबर्स हैं और आपको उनको फास्ट स्पीड में सम करना है, ऐड करना है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? ऑटो सम का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑटो सम के द्वारा एमएस एक्सेल में नंबर को फास्ट स्पीड में जोड़ा जा सकता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमने कुछ नंबर टाइप करे एक्सेल में, और यदि हमें अब इन नंबर को फास्ट स्पीड में ऐड करना है तो हम सभी नंबर को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंतर्गत ऑटो सम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑटो सम ऑप्शन पर क्लिक करने से यहां पर हमारे नंबर ऐड हो जाते हैं। यह होता है ऑटो सम। ऑटो सम के द्वारा हम फास्ट स्पीड में नंबर को ऐड कर सकते हैं। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। आपसे पूछा जा सकता है एमएस एक्सेल में ऑटो सम के लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है? ऑटो सम की एक शॉर्टकट की भी होती है ऑल्ट प्लस इक्वल। ऑल्ट प्लस इक्वल ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है। आपको जहां पर भी सम करना है वहां पर कर्सर रखें और ऑल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करें। आप यहां पर डायरेक्ट ऑटो सम को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो सम। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन हमें तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।